हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बारे में। तो भाई स्रोतों में हमने दो स्रोत के टाइप्स खत्म कर चुके हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक ऐतिहासिक स्रोत। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की, आर्कियोलॉजिकल, जो हमें सारे के सारे स्रोत मिल सकते हैं, सोर्सेस मिल सकते हैं वो सारे, ठीक है। तो बढ़िया देख लेते हैं क्या क्या पुरातात्विक चीजों में बहुत सारी चीजें आती है। देखो, पुरातत्व तो मतलब जो खुदाई उदाई से हमें सारी चीजें प्राप्त हो रही है। क्या क्या मिल सकता है खुदाई से? औजार मिल सकते हैं, बर्तन मिल सकते हैं, है ना। इसके अलावा सिक्के मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। कुछ हमें अभिलेख मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। अभिलेख हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो सही सुरक्षित अवस्था में है, लिखे हुए जैसे हैं बहुत सारे, अभी हम चर्चा करेंगे। सो वो उसमें आपको उस समय की पूरे नेचर की समझ में आ जाती है कि उस व्यक्ति ने क्या करा है। जैसे आज के समय में भाई कोई विधायक जी ने कुछ काम कराया तो वहां लिखवा दिया जाता है कि भैया ये फला फला विधायक जी ने, उनके कार्यों के कारण ये फला फला चीज हो गई। तो क्या होता है कि नाम मिल जाता है। ऐसे ही वो चीज होती थी आपकी अभिलेख के तौर पे, कि उस समय राजे महाराजे या जो भी बड़ा व्यक्ति है वो अपने कार्यों को लिखवा देता था अभिलेखों के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पुरातात्विक जो हमारे साक्ष्य हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। पुरातत्व बेसिकली खनन किया जाता है, या खनन इसलिए लिखा है, ऐसे मिली ऐतिहासिक सामग्रियों को चार भागों में हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं भाई। चार प्रकार की चीजें हमें खनन में या पुरातत्व द्वारा मिल जाती हैं। क्या क्या मिल जाती हैं भैया? एक तो उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री है, सामग्री के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्या क्या आ जाती है? चाहे बर्तन हो, औजार हो, आभूषण हो, सो सारी चीजें, ठीक है। वो उत्खनन में जो भी सामग्री प्राप्त हो रही वो हो गई। दूसरा है अभिलेख, इनको ही उत्कीर्ण लेख कहते हैं, मतलब जो लेख उत्कीर्ण कर दिया आपने, खुदवा खुदवा के लिख दिए या फिर किसी भी प्रकार से, सो वो अभिलेख के रूप में। तीसरा है मुद्राएं और सिक्के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सिक्के या मुद्राएं जो होती हैं वो उस समय की आर्थिक जीवन को समझाती हैं, आर्थिक व्यवस्थाओं को बताती। क्यों? क्योंकि भाई अगर सिक्का सोने का है, मतलब बहुत संपन्नता रही होगी, तब तो सोने के सिक्के चल रहे हैं। अच्छा, सोने में भी छोटा है कि बड़ा है कि कैसा है, मोटा पतला, उस हिसाब से समझ में आ जाती हैं चीजें। फिर सोने का नहीं तो चांदी का, चांदी नहीं तो तांबे का, तांबा नहीं तो कांसे का, किस टाइप के सिक्के चल रहे हैं, वो सारी चीजें उस समय की आर्थिक हालातों को बता देती। फिर सिक्कों में क्या होता है, नाम भी लिखे रहते हैं, मूर्तियां मतलब चित्र वगैरह भी बने रहते हैं, सारी चीजें। तो उनसे भी समझ में आता है कि वहां पे शिल्पकला हो रही है या किस हिसाब से सारी चीजें चल रही थी उस समय में। तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्राएं आपकी या सिक्के हो जाते हैं। फाइनली स्मारक हो जाते हैं। स्मारक मतलब उस समय के जो भवन हो गए, जो भवन के अलावा जो नई नई चीजें बनाई हुई है, जैसे हम बात करें एक लोह स्तंभ हो गया, या अलग अलग प्रकार की ऐसी चीजें, जैसे अशोक चक्र अभी भी हमें मिल जाता है ना। अशोक चक्र का हमने चिन्ह कहाँ से लिया हुआ है ना। तो वो पुरानी सारी चीजें भाई, स्तूपा हो गए, मंदिर हो गए उस समय के पुराने, सारी जो जान चीजें हैं वो स्मारक के तौर पर कहलाती। तो ये चार बड़े बड़े भागों में हम इसको बांट देते हैं पुरातत्व संबंधित चीजों को। तो चलिए सबसे पहले उत्खननों से प्राप्त सामग्री की अगर हम बात करें, तो भाई उत्खनन से हमें बहुत सारी सामग्री प्राप्त हो जाती है। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर पाषाण काल के विभिन्न चरण, भाई उत्खनन से हमें बहुत सारी चीजें मिली है। पाषाण काल से हमें बहुत सारी चीजें मिलना चालू हो गई। फिर ताम्र पाषाण कालीन चीजें हमें मिली, उसकी संस्कृतियों का हमें ज्ञान हुआ। अभी उत्खनन होगा, हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर चुकी है ये सारी चीजों की, मानव की उत्पत्ति से रिलेटेड, है ना। कि पाषाण काल था, पाषाण काल फिर धातु युग आया, तो मानव कैसे विकसित हुआ, आदि मानव से मानव में परिवर्तित हुआ। तो बहुत सारे साक्ष्य हमें क्या मिले, उत्खनन से ही तो प्राप्त हुए। और वही है जो पाषाण काल से शुरुआत से लेकर धातु युग तक या सभ्यताओं के विकास तक की सारी जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों में मिल जाती, ठीक है। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, ये भैया ये तो हमें चीजें ही ऐसी मिली थी, खुदाई से ही मिली है सारी चीजें वहां की। हम देखेंगे यहाँ भी हमें सारी चीजों का ज्ञान कहाँ से हुआ, उत्खननों द्वारा ही प्राप्त हुआ। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी आपकी क्या, उत्खननों से प्राप्त सामग्री। हमेशा कभी भी भाई अगर कोई चीज खुदाई में मिल जाए, कई बार तो सोने के मटके घड़े मिल जाते हैं, सुना भी होगा आप लोगों ने कि यार भैया फला फला व्यक्ति के यहाँ उसने खुदाई करी, घर बनवा रहा था और उसको खूब धन मिल गया। कैसे मिल गया, क्या मिल गया, या कोई कोई जा रहा था। तो पहले के समय में लोगों के पास बैंक नहीं हुआ करते थे। अब वो किसी चीज को बचाने के लिए क्या करेंगे, उसको जमीन में या कहीं सुरक्षित जगह पे उसको क्या करते थे, दफना देते थे, गाड़ देते थे, सुरक्षित रखने की दृष्टि। अब आज के समय में वो चीजें अपने को खुदाई में मिल जाती हैं। तो मिल जाती हैं तो वो भैया अब इसमें कुछ टका अपने को देना पड़ता है सरकार को। पहले भी ऐसा होता था, तो पहले राजा महाराजाओं को दिया जाता था
टैक्स के रूप में अभी सरकार को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी ये उत्खननों से प्राप्त चीजें। अब जैसे कि देखो चिरौंद हो गया, पाटलिपुत्र का तो भैया मौर्यकालीन महल भी मिल जाता है, हालांकि वो बिल्कुल अवशेष ही बचे हैं उसके, लेकिन फिर भी उस समय की चीज, मतलब ये मान लो आप मौर्यकाल कब चल रहा था 300 BC में चल रहा था, और आज से 2500 साल पहले की बात है। तो 2500 साल पुरानी चीज आपको पाटलिपुत्र, मतलब आज का पटना कहलाता है ना, पाटलिपुत्र हो गया, वैशाली हो गया। वैशाली कहाँ मिलता है? वैशाली उत्तर प्रदेश के बिहार में मिलता है। ठीक है, चंपा ये यहाँ पे आप दोनों चीजें देखो कि जैन धर्म से संबंधित है, महावीर स्वामी से रिलेटेड है। ठीक है, सो ये पूछा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही मगध भी हुआ करता था, तो बिहार बहुत ज्यादा पनपा है उस समय प्राचीन भारत के समय में। मथुरा हो गया उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तिनापुर तो आपने देखा ही होगा, कहीं ना कहीं महाभारत में नाम सुना ही होगा। ठीक है, ये सारी की सारी सभ्यता या वहां की संस्कृति की जानकारी भी हमें किस पे मिलती है? उत्खननों के द्वारा ही ये सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। जिस काल का अब देखो भाई, बात क्या है कि हमें जैसे पाषाण काल हो गया, आदि मानव वाला, या जो मानव सभ्यता का विकास का उदय है, वो सारा का सारा विकास उस समय तक मानव लिखित साक्ष्य दे ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि लिखना जानता नहीं था। जानता था क्या? नहीं जानता था। चित्रकारी सीखा पहले उसने। देखो पहले तो केवल क्या साइन लैंग्वेज ही चलती थी, क्योंकि जानवर ही तो थे। अब हमें यार लैंग्वेज समझ में थोड़ी आती है जानवरों की, आती है क्या? चाहे कुत्ते बिल्ली हो गए, पक्षी हो गए, कुछ भी हो गए, हमें नहीं समझ में आता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो हम भी पहले जानवर थे, अब वो एक दूसरे को समझ जाते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, यही सारी चीज हम इनिशियली करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम जमाई लेते हैं, तो सामने वाला जो देखता है उसको भी जमाई आ जाती है। ये क्या है? ये साइन लैंग्वेज, जो चीजें हमारी अभी तक छूटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले के समय में बंदर अंदर क्या करते थे, साइन करके ही तो बताते थे कि भैया वो आ रहे हैं, दूसरे बड़े जानवर आ रहे हैं, युद्ध होने वाला है। तो धीरे धीरे ही तो चीजें जाती हैं, है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ ये, तो अब लिखना नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे पेंट करना सीखा उन्होंने, पेंटिंग बनाना, अपने भाव को चित्रों के माध्यम से दर्शाना, भाव चित्रात्मक। फिर उन्हीं साइन बोर्ड से धीरे धीरे क्या हुआ, लिपि का विकास हुआ। तो लिपि का विकास होने के बाद लिखना चालू हुआ। तो लिखना जब चालू हुआ, तो जब तक लिखना नहीं चालू हुआ तो तब तक तो हम लिखने वाली चीज हमें कोई मिलेगी नहीं, क्योंकि खुद लिखा ही नहीं तो कहां से मिल जाएगी। तो वो पुरानी की सारी चीजों के लिए हमें केवल एकमात्र सहारा किसका होता है? उत्खनन से प्राप्त जो भी सामग्री होती है उससे ही हम। तो हमें पाषाण काल से लेके बिल्कुल शुरुआती समय से यहाँ सभ्यताओं के विकास तक, जब तक हमने लिखना नहीं सीखा था, सारी की सारी जानकारी उत्खननों से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही हम इस सारी चीजों के भरोसे रहते हैं इन इतिहास के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज। वही लिखे, जिस काल का लिखित इतिहास नहीं होता, लिखित उपाय नहीं रहते, उस काल को क्या है, वहां उसे उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही लिखा जाता है। ठीक है, खंडहर हो गए, वहां के प्राचीन अवशेष हो गए जो भी मिले हैं, एवं खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, क्या? जैसे कि ईंट। भैया ईंट को हल्का नहीं मानना है, पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता एक ईंट के कारण आ गई, नहीं तो थोड़ी आनी थी, है ना। सो ईंट हो गए, पत्थर हो गए, उस समय के उपकरण, औजार वगैरह, ये बर्तन इत्यादि, ये सभी के सभी उस तत्कालीन पर्टिकुलर उस समय के इतिहास की जानकारी को ज्ञात करने के बहुत बड़े संसाधन माने जाते हैं, या बहुत बड़े स्रोत माने जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये किस समय के? सो बहुत अच्छी चीज है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर समय का ज्ञात किया जाता है। देखो होता ये है, इस कार्बन 14 जो कार्बन डेटिंग कहलाती है, सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक जीवाश्म में, हर एक जीव जंतु में कुछ ना कुछ कार्बन की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि कार्बन के बिना कोई चीज नहीं बन सकती। ठीक है, सो कार्बन की मात्रा आपके जन्म लेते ही कुछ होती है और आपके खत्म होने के बाद भी कुछ होती है, और वो जन्म से खत्म होने के बीच, ऐसा नहीं कि खत्म हो गए तो खत्म हो जाती है, कार्बन की मात्रा तब भी बची रहती है। ठीक है, सो जन्म से अंत तक जो कार्बन खर्च होती है उसके हिसाब से वो पता लगा लिया जाता है। क्या पता लगा लिया जाता है? मान लो आपके पास कुछ 100 ग्राम, माना ग्राम तो बहुत ज़्यादा होता था, 100 ग्राम कार्बन है और आपका जीवन काल रहा 100 सालों का। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि जन्म के समय 100 ग्राम कार्बन थी आपकी और मृत्यु के समय 0 हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिजम्स हैं और हम में कार्बन की मात्रा हमेशा पाई जाती है, डिकम्पोज होने तक भी। हड्डियों में भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है, मतलब कुछ ना कुछ प्रकार से। तो अब जो भी चीजें हैं उसमें से कार्बन डिके हुआ होगा, धीरे 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 कार्बन खत्म हो रहा होगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक अच्छा फॉर्मूला निकाल लिया जिससे हमें टोटल कार्बन की मात्रा पता चल जाती है कि आपके शुरुआती समय में टोटल कार्बन कितना था और आज कितना कार्बन बचा है।
अब ये पता चल गया कि भैया 50 साल या 100 साल में आपका 50 ग्राम खत्म हो गया था कार्बन, तो 100 साल की और वैल्यू बची है आपकी। एक 50 ग्राम वैल्यू कब 100 साल में कम हो रही है, तो बाकी की 50 भी 100 ग्राम 100 सालों में कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से पूरा का पूरा वो लगा लेते हैं हिसाब किताब, और कार्बन डेटिंग के द्वारा फाइनली क्या कर लेते हैं, उस समय काल को जान लेते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू रही होगी इससे इस समय की, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेकिन इससे इसके बीच में। कार्बन डेटिंग के अलावा भी बहुत सारी नई तकनीकें अभी आ चुकी हैं, बहुत सारी नई से नई तकनीकें आ गई हैं जो पुराने समय को या समय की एक माप कर सकते हैं कि इसकी एवरेज एज या ये किस समय की चीजें रही हुई। ठीक है, सो अब तो रेडियो एक्टिविटी के कारण भी, रेडियो प्रकार से भी, अलग अलग प्रकार से बहुत सारे अब प्रयोग होने लग गए हैं अब किसी भी समय काल को जांचने के लिए। ठीक है, सो ये लेकिन सबसे उपयुक्त मानते हैं, इजी भी है, और इजी इन द सेंस बाकियों से इजी है ना। ऐसा इजी नहीं है कि आप भी कल करने लग जाओ, लेकिन हाँ बाकी सारी की सारी जो प्रोसेसेस है उनसे इजी है, और ये ऐसा बोलते हैं कि एग्जैक्ट रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो ये इसके द्वारा इस कालक्रम का याद किया जाता है। C14 की मेथड होती है, उसमें कार्बन 14 को देखते हैं, कार्बन के 14 अब चलो केमिस्ट्री वाला पोर्शन कभी अगले से अच्छे से डिस्कस करेंगे। चले, उत्कीर्ण जो लेख होते हैं, यहाँ हम अभिलेखों की बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, है ना। पहला पोर्शन तो हो गया, पहला क्या था हमारा, जो हमें उत्खनन से प्राप्त सामग्री होती है वो सारी चर्चा हमने कर ली। दूसरी चीज है उत्कीर्ण लेख, या इनको ही अभिलेख कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों को ही अभिलेख कहा जाता है। अभिलेखों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 प्रकार की लिखी हुई चीजें हमें मिल सकती है उस समय की, पुराने समय की। कैसी 4 प्रकार की चीजें? एक तो स्तंभ लेख। स्तंभ लेख मतलब आपको मैं बता दूं कि ये कोई स्तंभ बन गया है ना ऐसा, और इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये स्तंभ के रूप में पूरा स्तंभ लेख मिल जाएगा आपको। ये ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र मतलब जैसे आज हम पेपर पे लिखते हैं, उस समय तांबे का पूरा पत्तल होता था। पत्थर मतलब बहुत बड़ा पेपर टाइप का, ऐसा नहीं कि पेपर, लेकिन हाँ वो बड़ा, तो तांबे पे पूरा लिखा जाता था, उसको हम ताम्रपत्र बोलते हैं। शिलालेख। शिलालेख मतलब पर्टिकुलर, ये तो कोई एक शिला हो गई, चाहे कोई चट्टान पे लिख दिया, कहीं लिख दिया, कुछ भी है तो इस पे ही लिखना चालू कर दिया उनने, शिलालेख, पत्थर पे लिखा हुआ। फाइनली गुहालेख। गुफाओं के अंदर भी आपने देखा होगा, अंदर जाके कुछ चीजें लिखी हुई है। ये गुफा है पूरी, इस गुफा में अंदर बिल्कुल लिखी हुई चीजें, जैसे आप जाओगे तो मानव के जो पुराने साक्ष्य में मिल जाते हैं, मध्य प्रदेश में आपने भीम बेटिका का नाम सुना होगा, तो गुफाओं के अंदर चित्रकारी है। वैसे ही गुफाओं के अंदर लेख भी लिखे जा सकते हैं, तो उनको गुहालेख कहते हैं। अब जो लिखी हुई चीज है उनकी बात चल रही है, चित्रकारी की बात नहीं चल रही, लिखी हुई चीज। तो 4 प्रकार की लिखी हुई चीज मिल जाती है। एक तो स्तंभों पे लिखी हुई चीज है, स्तंभ लेख जिनको कहा जाता है। शिलाओं पे लिखी हुई चीज है जिन्हें शिलालेख कहा जाता है। तांबे पे लिखी हुई चीजें ताम्रपत्र कहलाती हैं, और गुफाओं में लिखी हुई चीजें गुहालेख कहलाती हैं। तो ये 4 प्रकार के टोटल हमारे पास उत्कीर्ण या अभिलेखों के टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, अभिलेखों से क्या क्या पता चल जाता है? उस समय के राजा ही लिखवाते थे या बड़े बड़े लोग लिखवाते थे? जैसे आज हमने कहा कि कोई विधायक जी हो गए, सांसद महोदय हो गए, ये बड़े बड़े लोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब लिखा जाता है। नए नए भवन या नए हॉस्पिटल, कॉलेज वगैरह जी खुलते हैं सरकारी, उस पर बाकायदा लिखा रहता है, आप जाके देखिएगा, है ना। सो उस समय राजा ही बड़ा व्यक्ति होता था, तो राजा के बारे में जानकारी मिल जाती थी, या फिर उससे संबंधित जो वंश है उसका नाम मिल जाता था, उसका कालक्रम मतलब किस समय की बात चल रही है। आज भी लिखा रहता है कि इतने विक्रम संवत, ये फलाना डिमाका, ये सोमवार है, शनिवार है, कितनी तारीख है, सब कुछ लिखा होता है बाकायदा शिलापट पे, आप देखना कभी भी। ठीक है, सो कालक्रम हो गया, उस देश की तत्कालीन स्थितियां, परिस्थितियों की जानकारी भी हमें मिल जाती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो अभिलेख पहले प्राकृत भाषा में लिखित। देखो यार, मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि प्राचीन भारत की हम बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत, है ना। सो प्राचीन भारत के समय चूंकि धर्म ही क्या थे, विशाल या बड़े धर्मों की हम बात करें तो 3 ही धर्म चल रहे थे। एक तो वैदिक धर्म जिसको कहा जाता है वैदिक सभ्यता, दूसरा जैन धर्म हो गया, जैन धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म। ठीक है, सो ऑफिशियली संस्कृत जो भाषा हुआ करती थी वैदिक काल की भाषा थी। आर्यंस जो है वो संस्कृत भाषा बोलते थे। कौन? आर्यंस। आर्यंस मतलब वैदिक सभ्यता के जितने भी लोग थे वो संस्कृत भाषा ही बोलते थे। किदम गच्छामि, वो कहते थे इदम गच्छामि, त्वम नाम किम, मम नाम इम। ठीक है, सो संस्कृत चलती थी। लेकिन जैन लोग या बौद्ध लोग, इन लोगों ने क्या, देखो यार ये धर्म आए क्यों, ये धर्म जो आए हैं वो इस वैदिक या ब्राह्मण धर्म के अपोजिशन में ही आए।
क्यों? उनके कुछ कर्मकांड और बाकी की चीजें ऐसी गड़बड़ उस समय हो रही थी जिनको चेंज कराने के लिए उसके उद्देश्य स्वरूप नए नए आंदोलन खड़े हुए और आंदोलनों से नए धर्म उभर के आए। तो भाई जैन धर्म ने, अब भाई अगर ये किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो उसी चीज को मानेंगे, तो फिर विरोध किस चीज का, किस प्रकार का विरोध? फिर नया तो करना पड़ेगा ना कुछ। तो इनने कहा भाई संस्कृत अगर हम बोलेंगे तो फिर वही वैदिक कल्चर ही कहलाता, कुछ नया करना है। सो संस्कृत की जगह संस्कृत का ही और थोड़ा सा कठिन रूप है, क्या है? प्राकृत। क्या है भाई? प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा इनने चालू कर दी। अब फिर बौद्ध धर्म भी आया। बौद्ध धर्म ने कहा कि भाई अगर संस्कृत और प्राकृत तो इन लोगों ने ले ली, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तो अब अपना भी नया धर्म है, क्या करना चाहिए? तो उस समय और जनसाधारण के लोग कुछ और भाषाएं भी बोलते थे, जिसमें सबसे सरल और ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इन दो के बाद क्या हुआ करती थी? पाली भाषा होती थी। क्या होती थी? पाली भाषा, है ना। ये सब की सब संस्कृत की ही मतलब इन संस्कृत से ही ये निकली हुई भाषाएं सभी, है ना। लेकिन इन्हें चेंज मांगा थोड़ा थोड़ा। सो पाली लैंग्वेज किसकी है? बौद्ध कालीन। तो कभी भी कोई भी चीज अगर हमें मिल रही है, संस्कृत भाषा मिल रही है, तो वो किससे रिलेटेड है? वैदिक कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, हिंदू धर्म से रिलेटेड है। प्राकृत भाषा की चीज अगर कहीं मिल रही है तो वो राजा या उस समाज या फिर वहां की जनता प्राकृत मतलब जैन धर्म से आकृष्ट है या उनसे रिलेटेड है, ठीक है। पाली भाषा की चीजें मिल रही हैं तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी चीजें या वहां के राजा या जनता बौद्ध धर्म को मानने वाली है। सो सारी चीजों का ये इफेक्ट पड़ जाता है आपका कहाँ? अभिलेखों। तो चलिए वापस चलते हैं। यहां ये लिखा था कि भैया अभिलेख पहले प्राकृत भाषा में, इसके बाद क्रमशः संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में लिखे गए। प्राकृत भाषा में सबसे पहले अभिलेख लिखे गए, है ना। संस्कृत में लिखे गए, पाली भाषा में भी मिलते हैं कई जगहों पे, बाकी साउथ में तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में ये मिल जाता है। अभिलेख लेखन की लिपियों में लिपि देखो क्या होती है, मैं आपको एक बार बता दूं, बहुत सारे लोग जानते होंगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन लिखने के दो ही तरीके होते हैं। कोई भी ये पेज है, अब पेज में ये हमारा बायां साइड होता है ना, बायां, और ये दायां साइड होता है। या तो आप लिखोगे बाएं से दाएं, ऐसे लिखोगे बाएं से दाएं साइड, और या फिर लिखोगे दाएं से बाएं साइड। समझ में आ रही है? दो ही प्रकार से लिखोगे। ऐसे बीच में तो लिख नहीं दोगे कि नहीं ऊपर से नीचे लिख रहे हैं हम, तो नहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लिखने वाले लिख भी सकते हैं। आप कहोगे कि नहीं चलो यही प्रचलित कर देते, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन एक ब्रॉड वे की अगर हम बात करें तो दो ही प्रकार से, या तो दाएं बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। सो जो लिपि होती है ये जो है ये ब्राह्मी लिपि कहलाती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। और खरोष्टी होती है जो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो मैक्सिमम जो सारी चीजें आपको मिली है यहाँ पे लिपियों की बात करें, सो लेखन की जो लिपियों में सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि के बारे में, फिर आप बात करें खरोष्टी लिपि की। अब ये जो थी अरमाइक लिपि में क्या हो रहा था? ग्रीक कंटेंट भी मिल गया था। ग्रीक मतलब जो विदेशी लोग आए थे, अब यवन के लोग थे, वो ग्रीक कल्चर वाले लोग थे, तो ग्रीक और जो हिंदू मतलब उस समय की भारतीय लिपियां थी वो मिक्स होकर एक नया उन्हें सब्सटेंस निकाल गया है जिसको अरमेक कहा गया, ठीक है। सो इन तीनों का प्रयोग मिलता है, किसका? ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमेक। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? चलिए आगे बढ़े। इसके बाद तो प्रमुख अभिलेखों की बात, बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए। ऐसा बोला जाता है कि अकेले अशोक का नाम सुना होगा, अशोक, महान सम्राट अशोक ने ही 84,000 अभिलेख लिखवाए थे। कितने? 84,000। लेकिन वो मिले नहीं है अभी फिलहाल में, कुछ ही मिल पाए हैं सारी। ऐसे ही 84,000 स्तूपास भी बनवाए थे, लेकिन वो भी अब बचे नहीं है, बहुत कम बचे हुए हैं। तो अशोक ने ही अकेले इतने लिखे। तो इतने सारे राजाएं आए हैं, तो उनका गुप्त काल में भी सबसे ज्यादा अभिलेखों की प्राप्ति हमें अभी आज के समय में होती है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो एक खारवेल अभिलेख, खारवेल नरेश जो है, खारवेल अभिलेख समझते हैं? नहीं समझते? खारवेल नरेश का नाम है, राजा का नाम है खारवेल। और उस समय आपने नाम सुना होगा, आज का जो उड़ीसा है ना, अशोक ने एक जगह पे बहुत ज्यादा आक्रमण किया था। कब किया था? 261 में। अशोक 269 में गद्दी पे बैठता है, बीसी की बात चल रही है, और 8 साल बाद 261 बीसी में एक अटैक करता है, आक्रमण करता है, जिसके बाद वो लड़ाई ही छोड़ देता है, जिसको कहते हैं कलिंग। कलिंग मतलब आज का जो उड़ीसा है उसको पहले कलिंग कहा जाता था। सो कलिंग के राजा थे खारवेल।
खारवेल ने हांती गुफा अभिलेख बनवाया है, या खारवेल के नाम से भी मशहूर है। सो खारवेल अभिलेख समुद्रगुप्त का प्रयोग लिखा है। ये प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग मतलब इलाहाबाद का नाम है प्रयाग। सो इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति है। उनके जो दरबारी कवि थे हरिशेर, हरिशेर ने पूरा का पूरा लिखा हुआ है क्या इनके बारे में, सारा का सारा विवरण लिखवाया है समुद्रगुप्त ने। और वो पढ़ने नहीं, पद्य वद्य है, मतलब गायन वाला है। ठीक है। सो अभी भी कुछ कुछ मिल जाता है, वो कुछ गलतियों मतलब टूट फूट के साथ अभी सारे अभिलेख जो हैं या पुरानी चीजें जो हैं वो खत्म हो रही हैं, भग्नावशेष हो गए हैं, अवशेषों के रूप में मिलते हैं। लेकिन हाँ, प्रयाग प्रशस्ति रखी हुई बाकायदा, उसमें समुद्रगुप्त की सारी विजय, किस किस जगह पे उनका राज्य चलता था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीजें लिखी, समाज और बहुत कुछ यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। उन सबकी वंशानुगति का पता चलता है, वंश का पता चलता है कि उनसे पहले कौन कौन से राजा हुए हैं, क्या क्या उस समय की तत्कालीन स्थिति का पता चलता है। किसमें? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेर ने लिखी हुई है, ये याद रखना। अब चूंकि वो समुद्रगुप्त राजा थे तो इसलिए करा। अशोक के अभिलेख जैसा मैंने कहा बहुत सारे थे, लेकिन कुछ कुछ अभी मिलते हैं। ठीक है। खारवेल का हांती गुफा अभिलेख, खारवेल के अभिलेख बहुत सारे थे, खारवेल और ये हांती गुफा बहुत फेमस है। ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है रुद्रदामन। रुद्रदामन शक राजा हुआ करते थे, है ना। और इन्होंने जूनागढ़ में, जूनागढ़ मतलब गुजरात की बात चल रही है, और जब हम आज़ाद हो रहे थे ना तो जूनागढ़ के राजा जो है पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, और भैया वो अपने बीवी बच्चों को भूल के भाग गए थे। उनकी जगह वो कुत्ते से प्यार करते थे, कुत्ते उठा के ले गए थे। बाद में जब उतरे प्लेन से तो नहीं याद आया कि बाबा यार क्या हुआ, ये तो बीवी बच्चे तो भूल ही गए, इतनी जल्दी में थे, कुत्ते को नहीं भूले। ठीक है। एक कुत्ता नहीं था, वो सारे कुत्ते जो मतलब पशु प्रेमी थे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो पर्टिकुलर आप ये सोचो कि जानवर से ज्यादा वो प्यार कर रहे थे अपने घर वालों की अपेक्षा, और इतनी तेजी में भागे कि घर वालों को नहीं ले जा पाए, अपने सगे बीवी बच्चों को, और आप जानवरों को और खजाना लेके भाग जाते हो। ठीक है। तो वो कहानी हमसे डिस्कस भी करेंगे सारी। तो जूनागढ़ में इन्होंने अभिलेख लिखवाया। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य बहुत पहले आएंगे, फिर शक तो बाद में आएंगे। सो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक बनवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाई थी, एक्चुअली उनके राज्यपाल थे वहां के गुजरात के, उन्होंने ये सुदर्शन लेक बनवाई थी। उस सुदर्शन लेक का भी इन्होंने जीर्णोद्धार किया था। तो ये अच्छे व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं रुद्रदामन, हालांकि विदेशी व्यक्ति थे। ठीक है। बावजूद इसके भी काम इनने बहुत अच्छे करवाए। तो उनका जूनागढ़ अभिलेख मिलिंद का रे है अभिलेख। मिलिंद मतलब मिलांडर की बात चल रही है, ये भी विदेशी व्यक्ति थे, मिलांडर। ठीक है। सो मिलांडर भी यही रुद्रदामन के समय के शक शासक हैं, है ना, सेनापति थे पहले, फिर राजा बन जाते हैं तो मिलांडर, फिर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं मिलांडर। ठीक है। चलिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हो गई है। प्रयाग प्रशस्ति लेख था अलग और प्रयाग प्रशस्ति अलग है, साथ में ही है, वो वहीं पे ही है सारा। स्कंदगुप्त का मिटारी अभिलेख। स्कंदगुप्त मतलब समुद्रगुप्त के पोते मान सकते हैं, पर पोते होंगे, और आखिरी व्यक्ति हैं जो गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं। हूणों का इन्होंने जम के विरोध किया था। राजा चंद्र का मेहरौली अभिलेख। मेहरौली दिल्ली के पास। ठीक है। सो मेहरौली अभिलेख। हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख। हर्षवर्धन आखिरी हिंदू सम्राट माने जाएंगे प्राचीन काल के, यहीं खत्म हो जाती हैं सारी चीजें उत्तर भारत में। मधुबन अभिलेख। मधुबन मतलब बिहार की बात चल रही है, तो मधुबन अभिलेख यहाँ पे ये प्रमुख अभिलेख हैं जिनसे हमें बहुत सारी उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी परिस्थितियों की जानकारी मिल जाती है। ये तो इंडिया के हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी अभिलेख भी हैं जो भारतीय इतिहास के लिए बहुत अच्छे स्रोत हैं, जिनमें हम बात करें एशिया माइनर। एशिया माइनर देखो, अब मैं आपको बता दूं, सबसे पुराना अभिलेख जो लिखित साक्ष्य में मिलता है दुनिया का, वो ये है। ये योगज लिखा है, ये बोगज कोई है, बोगज कोई, है ना, बोगज कोई अभिलेख कहलाता है। ये इसमें चूंकि कहीं ना कहीं जैसे हमारा ये 1400 BC का है ना। सो 1400 BC के आसपास इसमें इंद्र, वरुण आदि देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। और ये एशिया माइनर मतलब ईरान, इराक के आसपास वाली जगह है। ठीक है। वहां का ये सबसे पुराना लिखित साक्ष्य अभिलेख के रूप में बहुत सारे देवताओं का वर्णन है। वही सारे देवताओं का जिंदावस्था में वर्णन है, वही हमारे ऋग्वेद में भी वर्णन है। तो लगभग सारी चीजें उसी समय की एशिया माइनर सबसे पुराना है। विदेशी स्रोत है अलग ही। दूसरा नक्शे रुस्तम। क्या? नक्शे रुस्तम, ये भी आपको एशिया माइनर में ही मिलता है। तो ये सारे के सारे प्रमुख अभिलेख हैं जिनसे हमें इतिहास की बहुत जानकारी मिल जाती है, इतिहास में भी प्राचीन काल। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो मुद्राएं, तीसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे मुद्राओं की। दो तो हमने बात कर ली है, किस किस की?
दो किस किस की? एक तो भैया हमने बात कर ली थी अपने उत्खनन से प्राप्त सामग्री की, दूसरी हम अभिलेखों की बात कर ली थी, तीसरी चीज है मुद्राएं, और चौथी क्या चीज रहेगी बताओ जल्दी? उस समय के जो भी स्थापत्य है वो। चलो मुद्राओं की बात कर ले। मुद्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या है मुद्रा या सिक्के जो है प्राचीन भारतीय इतिहास की अर्थव्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कैसे वहां का जीवन यापन चल रहा था, राज्य का जो शासन है, शासन प्रणाली है, उस समय का कालक्रम। क्योंकि बहुत सारे, जैसे आज भी आप आज के सिक्के देखेंगे आपके पास होंगे तो चेप से निकाल के देखिए, टाइम लिखा होता है, टाइम इन द सेंस कि ईयर लिखा होता है कि कब का है वो सिक्का, ठीक है। या नोट आप देखोगे तो उस पर भी डेट लिखी रहती है, क्यों? ताकि पता तो चले कि किस कालक्रम का है, कब का ये सिक्का है, किस व्यक्ति विशेष से संबंधित है। सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जानकारी सिक्कों से कैसे मिल जाती है? वही मैंने आपको बताया कि सिक्कों से सब जानकारी हो जाती है कि सिक्का सोने का है, चांदी का है, छोटा है, मोटा है, पतला है, कैसा है, सारी जानकारी उसके प्रकार से। अब भैया सिक्कों के बारे में पूरा का पूरा एक विज्ञान चलता है ना, सारा कॉइन से रिलेटेड। क्या बोलते हैं उसको, मुझे कमेंट बॉक्स में बड़ी तेजी से बताएं कि सिक्कों के ज्ञान को या सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना। चलिए, तो ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें विशेष क्या है भैया? तो विशेषतः भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के थे, पंचमार्क इनको कहा जाता है। और सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पुराने भारत में प्रचलित सबसे पुराने सिक्के कौन से? आहत सिक्के हिंदी में, और इनको पंचमार्क इंग्लिश में कहा जाता है, पंचमार्क कहा जाता है, ठीक है। आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चलते थे। मतलब सोच लो आप, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही तो हम एक प्रॉपर इतिहास की बात कर पाते हैं। तब से सभ्यताओं का विकास तो हो चुका था, लेकिन प्रॉपर राजा महाराजाओं वाली प्रवृत्ति जो है हमें देखने को मिल जाती। मगध साम्राज्य स्टैब्लिश हो जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो सबसे पुराने सिक्के अगर बात करें डायरेक्टली तो वो आहत सिक्के ही हमें इतिहास में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा चांदी और तांबे के ये सिक्के बने होते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चांदी और तांबे, तब तक सोने का बहुत तेजी से ज्यादा प्रयोग नहीं हो रहा था, लेकिन आगे होगा, डोंट वरी। सोने के सबसे पहले सिक्के यवनों ने चलाए थे, यवन मतलब ग्रीक लोगों ने, ठीक है, सोनी लोगों ने चलाए थे। लेकिन सबसे ज्यादा सिक्के अगर बात करी जाए तो किसने चलाए हैं? हमारे यहाँ गुप्त साम्राज्य में चलाए सबसे ज्यादा। स्वर्ण युग कहा जाता है भैया, तो हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें। सोने के सिक्के सर्वाधिक गुप्त काल में, लिखा भी है, गुप्त काल में प्रारंभ किए गए थे। मौर्य काल के बाद से सिक्कों में शासकों का नाम आने लगा, उनकी उपाधियां आने लगी, चित्र भी बनाए जाने लग गए थे। गुप्त काल में तो आप देखोगे कि सारे चित्र वाले ही हैं, है ना। राजा रानी के सिक्के, राजा रानी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त जो थे इनिशियली गुप्त साम्राज्य में, जिनको हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं, और जो समुद्रगुप्त के पिताजी भी थे, तो उनने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। फिर समुद्रगुप्त ने बीड़ा बजाते हुए सिक्के चलाए। सो ऐसे अलग अलग चित्रों के साथ यहाँ पे क्या आने लग गई, और उनका जो काल है, टाइम है, पीरियड है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें सिक्कों के माध्यम से मिल जाती है। पल्लव, शक, कुषाण, निगम, सातवाहन, नागवंश, गुप्तवंश, इनके काल में सिक्कों का सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ है। भारतीय इतिहास के प्रोस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सिक्के हो जाएंगे, मुद्राएं हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे स्मारकों की। स्मारक मतलब जो भी सारे के सारे भग्नावशेष हैं, या जो भी अवशेष है इमारत से रिलेटेड और बाकी सारी चीजें, वो स्मारकों में आ जाते हैं। तो स्मारकों के इतिहास, स्मारकों से इतिहास का पुनर्निर्माण बहुत सरल और संभव हो जाता है, बहुत सरल और संभव हो जाता है। प्राचीन कालीन, चाहे वो मंदिर हो, भवन हो, पुरानी मूर्तियां हो, गुफाओं के अवशेष हो, इन सभी से उस युग की सभ्यता और संस्कृति का अनुमान लगाया जा सकता है। भाई साहब, अब आप कहो कि यार सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, हमें कैसे पता है कि वो इतनी पुरानी थी, वहां के लोग क्या थे? तो भगवान ना करे कल के दिन पृथ्वी खत्म हो जाए, सब टेम बोल जाए, और टेम बोलने के बाद कुछ 5-6 हजार साल बाद पृथ्वी ऐसी खराब पड़ी, जैसे मूवीज में नहीं चलता मल्टीवर्स वाले में कि भैया ग्रह ही तबाह हो गया, फिर वो ऐसे ही खंडर सा पड़ा है ग्रह। फिर कुछ समय बाद एलियंस आए, जब इसमें आए तो वो देखें कि भैया बताओ यार, ये भारत में अब हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी जो भी यहाँ भारत में लैंग्वेज है वो आती होंगी तो ठीक है, नहीं आती होंगी तो फिर तो वो वही है ना साइन लैंग्वेज उनके लिए, कि हमें नहीं समझ में आ रहा जी लिखा क्या है। जैसे हमें अभी सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं समझ में आती लिखा क्या है, उन्होंने लिखा है बाकायदा, लेकिन हम अभी पढ़ नहीं पाए। तो उन लोग क्या, अगर पढ़ पाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ओ हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, ये खुद रेस्ट इन हिस्ट्री हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब यही तो है कि हम बेटर अनुमान कब लगा सकते हैं, वो चीजों को देख के। चलिए, पाटलिपुत्र जगह का नाम है, पटना जिसको हम कह रहे हैं, है ना। आज का पटना पहले पाटलिपुत्र नगर से विख्यात था, और पाटलिपुत्र जो जगह है उसकी स्थापना उदयन ने करी थी, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा
हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, मथुरा, तक्षशिला, कौशाम्बी, इनके जो भवन है, तक्षशिला और मथुरा के जो मूर्तियों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वहाँ के मंदिर वगैरह टूटे हैं, तोड़े गए हैं, मूर्तियां तोड़ी गई हैं, तो जो अभी आज खुदाई वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत सारे मंदिर या फिर मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं। तो वो अजंता एलोरा, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। एलिफेंटा भी आप जाओगे, बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप जाओगे तो प्राचीन समय के भवन, स्मारक, मूर्तियां देख के ही आपको हो जाओगे कि वाह, ये था हमारा इंडिया। ठीक है, सांची गए हो अगर तो सबसे बड़ा स्तूप जो है भारत या दुनिया का, कहाँ है? सांची, भरोत। ठीक है, स्तूप हो गए, या गुफाओं में, गुफाएं आप जाओगे, अजंता एलोरा की गुफाएं घूमोगे तो भी आपको बहुत सारी जगह, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित? यार यही तो चीजें हैं जो इतिहास को इतना इंटरेस्टिंग बना देती है। आप जाओ कभी घूमने किसी पर्टिकुलर ऐतिहासिक साइट पर जाके देखो, आपको लगेगा कि वाह, क्योंकि हम आज जो इतिहास पढ़ रहे हैं, हम आज के प्रोसेस में पढ़ रहे हैं भाई, मोबाइल में पढ़ रहे हैं या फिर हमारे पास एसी है, कूलर, पंखा है, लाइट है, सब कुछ है। पुराने समय में जब जाके देखोगे आपकी, वो लोग भी ऐसे नहीं थे कि वो जीवन जी ना पा रहे होंगे। अब आज के समय में गर्मी इतनी है कि हम भाई अगर लाइट चली जाए या एसी बंद हो जाए तो त्राही त्राही मचा देते हैं। उन लोग के पास तो लाइट ही नहीं हुआ करती थी, तो वो क्या करते होंगे और कैसे जी रहे होंगे? ऐसा तो है नहीं कि मर गए होंगे भाई, उनका भी तो चल रहा होगा। तो प्रॉपर आप देखोगे कि जब महल थे भाई, महलों में भी खिड़कियों की प्रॉपर व्यवस्था थी। उनको क्या किया जाता था? ऐसे लगाया जाता था कि ठंडी हवाएं आती थी। क्यों? क्योंकि आसपास बाहर बड़े बड़े तालाब बना देते थे, तालाबों से उनको कनेक्ट कर देते थे तालाब के आसपास से। अब आप लोग गर्मियों में जाते हो ना तालाब के किनारे घूमने, या आपके आसपास हो तो, नहीं हो तो भाई फिर भी आप कोशिश ये करते हो कि कहीं ठंडक वाली जगह। तो ठंडक आती कैसे? तो दिमाग उनने भी लगाया। तो आप जाओगे पुरानी जगहों पे, देखोगे आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि भाई आज से पुराने लोग इतने बढ़िया काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें यहाँ मुझे लगता है ये आखिरी है स्लाइड, और इसके बाद मैं धन्यवाद ही कहूंगा आपसे। इसमें हम बात करने वाले हैं इसके बाद आखिरी चीज जो है विदेशी स्रोत जो हमारे पास हैं, उन स्रोतों से हमें क्या जानकारी मिलती है वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।